हाय दोस्तों, मैं मंजीत कुमार एसटीएम कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए दोस्तों, आज क्लास 10th का दूसरा क्लास लेकर आए हैं। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं विज्ञान क्लास 10th के कैसे-कैसे अंक निर्धारित होते हैं और किस तरह से इस पर हमको नंबर मिलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम देखें तो इसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा होती है, 70 अंक की लिखित परीक्षा और 30 अंक की प्रयोगात्मक परीक्षा मिलती है, जो आप लोगों के विद्यालय से यह प्राप्त कराई जाती है। दोस्तों, इसमें कुल हम 5 इकाई को पढ़ते हैं, 5 यूनिट। पहला है रासायनिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार, ये आपका 20 अंक का होता है और यह पूरा सेक्टर आपका रसायन विज्ञान से संबंधित होता है। दूसरे की बात करें तो दूसरे यूनिट में आप पढ़ते हैं जैव जगत। जैव जगत भी जो है आपका 20 अंक का ही होता है। जैव जगत भी आपके 20 अंक का होता है। और उसके बाद तीसरा यूनिट है प्राकृतिक घटनाएं। प्राकृतिक घटनाएं, प्राकृतिक घटनाओं में क्या होता है, ये भौतिक विज्ञान से रिलेटेड है और इसमें 12 अंक निर्धारित होते हैं। इसमें आपको प्रकाश का परावर्तन के बारे में, अपवर्तन के बारे में, विवर्तन के बारे में आपको समझाया जाएगा। मानव नेत्र भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। उसके बाद चौथा यूनिट है आपका विद्युत का प्रभाव। विद्युत का प्रभाव यहाँ पर ये 13 अंक का होगा। इसमें आपको विद्युत का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव और ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं इकाई 5 की। इकाई 5 में प्राकृतिक ये संसाधन होंगे और ये आपके होंगे 5 नंबर के। दोस्तों, इसकी बात करें प्राकृतिक संसाधन की तो ये सारा जो है आपके सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। दोस्तों, ये कुल मिला के आपका 70 अंक का जो हो जाएगा और उसके बाद 30 अंक आपके प्रयोगात्मक एवं प्रोजेक्ट कार्य के होंगे और ये दोनों मिला के आपके 100 नंबर हो जाएंगे। दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं अगले। यहाँ पर विषय सूची को भी हम समझ लें, विषय सूची कैसे कैसे मिलेंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर विषय सूची आपका, विषय सूची के अंतर्गत आप देखेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल क्षार एवं लवण, उसके बाद धातु अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ये इतना पॉइंट आपको रसायन विज्ञान के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा। आगे देखते हैं तो आपको मिलते हैं यहाँ पर जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वयन, जीव जनन कैसे करते हैं, आनुवांशिकता एवं जैव विकास, इतना इतना चैप्टर आपको जीव विज्ञान के अंतर्गत पढ़ना है, जो आपके ये 30 अंक के होंगे, 30 अंक के आपके होंगे। उसके बाद फिर अगली पॉइंट हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। उसके बाद विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, ये इतना आपका भौतिक विज्ञान के अंतर्गत होगा और ये आपका हो जाएगा 30 नंबर का, यानी 20, 40 और उसके बाद आपको देखा जाए तो फिजिक्स में आपको 30 नंबर होंगे और ये मिलके आपका टोटल हो जाएगा 70। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको भौतिक विज्ञान के ही अंतर्गत
क्लास चलाएंगे और इसमें देखेंगे कि भौतिक विज्ञान क्लास 10th में पहला चैप्टर आपका प्रकाश का परावर्तन है। प्रकाश के परावर्तन को समझने से पहले थोड़ी सी हम प्रकाश के बारे में समझ लेते हैं। प्रकाश क्या है दोस्तों? जब हम प्रकाश के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तब उसके बाद उसके आगे के जो कंटेंट है उस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों देखिए, प्रकाश जो लाइट है, लाइट किसे कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, जिसके कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि प्रकाश नहीं होता तो कोई भी वस्तु हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि प्रकाश ही वह माध्यम है जो प्रकाश चल के जो किसी वस्तु पर आके पड़ती है और वो उस पर पड़ने के बाद वहाँ से रिफ्लेक्ट होके, वहाँ से परावर्तित होके वह हमारे आँखों में प्रवेश करती है और हमारे दृष्टि ज्ञान, जो हमारी दृष्टि संवेदना है, उसको वह सूचना भेजती है, तब हमें वस्तु दिखाई देती है। अच्छा दोस्तों, थोड़ी सी और चर्चा करें आगे। तो यहाँ वस्तुओं के कुछ प्रकार दिए हैं। वस्तु कितने प्रकार की होती है? वस्तु 2 प्रकार की होती है। यदि प्रकाश से रिलेटेड देखा जाए तो एक वस्तु होती है प्रदीप्त वस्तु और दूसरी होती है अप्रदीप्त वस्तु। देखिए दोस्तों, प्रदीप्त वस्तु क्या होती है? वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश उत्पन्न करती हैं, स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे सूर्य, तारे, जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती आदि। जी हाँ दोस्तों, एक चीज बता दें आपको कि यहाँ पर वह वस्तुएं जो अपने खुद के प्रकाश से दिखाई देंगी हमें, वह प्रदीप्त वस्तु होंगी। वो जलती हुई वस्तु होंगी। जैसे सूर्य है, सूर्य दोस्तों हमको जब वो उगता है तो वो उसके खुद के प्रकाश से हम उसको देखते हैं। तारे भी जब दिखते हैं तो उसके खुद के प्रकाश होता है, जिसके माध्यम से वो हमें काफी दूरी पर स्थित है फिर भी दिखाई देता है। और दोस्तों बात करें बल्ब की, तो यदि यह बुझा हुआ बल्ब होगा तब यह प्रदीप्त वस्तु नहीं होगी। लेकिन यदि यह जल रहा है, तब यह बल्ब प्रदीप्त वस्तु होगी। इसी तरह से मोमबत्ती भी, यदि जलती हुई मोमबत्ती होगी तब यह जो प्रदीप्त वस्तु होगी, और यह जल नहीं रही है तो प्रदीप्त वस्तु नहीं होगी। दोस्तों आगे बढ़ें तो देखते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, बल्कि वह प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से प्रकाशित होती हैं, अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है। हाँ दोस्तों, जैसे यहाँ पर दिया गया मेज, कुर्सी, चंद्रमा, पेड़ पौधे आदि। दोस्तों ये सब जो प्रदीप्त वस्तुएं हैं उनके प्रकाश से प्रकाशित होकर फिर हमारे आंखों तक पड़ती हैं। जैसे कोई मेज है तो मेज पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, या बल्ब का प्रकाश पड़ता है, या ये मोमबत्ती का प्रकाश जब पड़ता है तो वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक आती है और उसके बाद हमें मेज दिखाई देती है। इसी तरह से कुर्सी दिखाई देती है। और दोस्तों बता दें आपको कि सबसे बड़ा कंफ्यूजन चंद्रमा में होता है कि चंद्रमा रात को चमकता है, लेकिन वह चमकता किसकी वजह से है? वह सूर्य का प्रकाश उसके ऊपर पड़ता है और वहां से फिर रिफ्लेक्ट होके प्रकाश हमारी आंखों तक आता है, जिससे वो चंद्रमा हमें दिखाई देता है। उसी तरह से तो यहाँ पर चंद्रमा भी यह अप्रदीप्त वस्तु होगी, न कि प्रदीप्त वस्तु। और पेड़ पौधे भी रात में यदि देखा जाए तो ये खुद नहीं दिखाई देते हैं। जब उस पर हम टार्च जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, या सूर्य का प्रकाश जब मिलता है तो इससे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आती है और ये पेड़ पौधे भी हमें दिखाई देती हैं। तो वे सारी वस्तुएं जो हमें और खुद के प्रकाश से नहीं दिख रही हैं, बल्कि वह दूसरे के प्रकाश के पड़ने के बाद हमें दिख रही हैं, तो वो वस्तुएं अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाएंगी। दोस्तों आगे बढ़ें
देखते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं दोस्तों? प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। प्रकाश के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी ऊपर ही हमने बात कर चुका कि यदि प्रकाश न हो तो एक अंधेरे कमरे में हम यदि जब जाते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देते, लेकिन जैसे हम टार्च जलाते हैं सारी वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती हैं। क्यों? क्योंकि जब प्रकाश उस पर पड़ता है तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक आती है। दूसरा इसका गुण है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। तीसरा इसका गुण बताएं तो प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ दोस्तों, जैसे बिजली को एक जगह से दूसरे जगह ले आने के लिए एक कॉपर या एल्युमिनियम का तार लगाते हैं, लेकिन प्रकाश को ऐसा कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। वह अनंत दूर पर जो है सूर्य स्थित है, लेकिन वहां से भी प्रकाश निर्वात में चल के और वायु में भी प्रवेश कर जाती है, यानी उसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं हुई। अगला जो है पॉइंट देखते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 पर प्रति सेकेंड होती है। 3 गुणे 10 पर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको याद होने चाहिए कि प्रकाश की गति क्या होती है, चाल क्या होती है। तो चाल जो है 3 गुणे 10 पर 8 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से ये चलती है। आगे बढ़ें तो देखते हैं और कुछ गुण के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। प्रकाश अपारदर्शी माध्यम, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम जैसे लोहा, दोस्तों एक बच गया ऊपर। प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे वायु, कांच आदि से होकर गुजर जाती है। जैसे कोई वायु हो या कांच हो, वो पारदर्शी माध्यम में हो, तब उससे वायु प्रकाश होके गुजर जाती है, वो रिफ्लेक्ट ये यहाँ से प्रवेश कर जाती है। लेकिन यदि बात करें कि प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में जब होगा, अपारदर्शी माध्यम में जैसे लोहा, लकड़ी आदि या दीवार हो, तो उससे होके गुजर नहीं पाती। वो वहीं पर जो है, यानी ये दीवार है तो प्रकाश यहीं पर आएगी और यहाँ पर आके रुक जाती है। यहाँ से कुछ भाग रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ अवशोषित हो जाती है। यदि बात करें कि प्रकाश चमकदार तथा चिकने सतह से परावर्तित हो जाता है। यदि कोई चिकना सतह है, जैसे हम एक दर्पण ले लेते हैं, देखते हैं यहाँ से प्रकाश आती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इधर की तरफ आ जाती है। यानी हम जब कभी दर्पण को लेते हैं तो वहाँ से टकरा के और किसी दूसरे जगह दीवार या किसी और वस्तु पर उसका प्रकाश जो है रिफ्लेक्ट होके और वहाँ पर दिखाई देता है। यदि बात करें आगे तो फिर प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। जी हाँ दोस्तों, यह प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। और ये ऐसा नहीं है कि ये प्रकाश ऐसे जाके यहाँ दीवार है तो ऐसे घूम के जाएगी, ये यहीं पर आके टकरा जाती है। लेकिन यदि बहुत सूक्ष्म वस्तु हो, बहुत ही सूक्ष्म वस्तु हो, तो प्रकाश इनके किनारों पर आ जाती है और यह प्रकाश की विवर्तन के कारण होता है। दोस्तों, ये चीज़ें हम क्लास 12th में पढ़ेंगे, लेकिन आगे हम चर्चा करते हैं कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 7800 से 3900 से यहाँ 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। यानी जो यह जो है दोस्तों दृश्य प्रकाश क्या होती है, इसका तरंग दैर्ध्य वह होता है जो इसके कलर को, क्योंकि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं और इस सातों रंग को बांटने का कार्य करती है, उसको जो विभिन्नता दिखाने का कार्य करती है। तो इसका जो देखने योग्य प्रकाश यानी कलर है, तो उनका 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। दोस्तों, यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए। ये सेशन हमेशा मिलता रहेगा। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।